प्रिय विद्यार्थियों और इस वीडियो को देखने वाले मेरे सभी दोस्तों, आज हिंदी दिवस है। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। कल अचानक दिमाग में खुराफात सूझी और मैंने फेसबुक पे अपने दोस्तों के लिए एक संदेश लिख दिया कि मैं अपने विद्यार्थियों के लिए हिंदी की कुछ अच्छी कविताओं का एक गुलदस्ता बनाना चाहता हूँ, तो आप अपनी आवाज़ में अच्छी कविताएं रिकॉर्ड करके मुझे भेजें। और कुछ घंटों में या बात की बात में कहें तो मेरे पास 15-16 अच्छे वीडियो आ गए। कई दोस्तों ने मेरी इस अपील पर कार्रवाई की और उन्हीं सब कविताओं के प्रस्तुतियों को एक सूत्र में पिरोते हुए यहाँ मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह हुई कि उसमें हिंदी के सभी महत्वपूर्ण दौर की कोई ना कोई प्रतिनिधि कविता जरूर आ गई है। तो मुझे इस बात की व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी है कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी एक बहुत ही इंद्रधनुषी किस्म का चयन यहाँ पे हो गया है। तो मैं सीधे हटता हूँ और ये गुलदस्ता आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। मेरे पास कोई तकनीकी कुशलता नहीं है, एक के बाद एक इन कविताओं को जोड़ दिया गया है, लेकिन कविताएं बहुत खूबसूरत है और मैं विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूँ कि हिंदी के कुछ अच्छे कवियों के बारे में आपको इससे पता लगेगा, उनकी और कविताएं भी ढूंढ ढूंढ कर पढ़ें। शुक्रिया। साथियों, आलोक धनवा की कविता संग्रह दुनिया रोज़ बनती है से उनकी एक मशहूर कविता सफ़ेद रात का एक हिस्सा। लखनऊ में बहुत कम बच रहा है लखनऊ, इलाहाबाद में बहुत कम इलाहाबाद, कानपुर और बनारस और पटना और अलीगढ़, अब इन्हीं शहरों में कई तरह की हिंसा, कई तरह के बाज़ार, कई तरह के सौदाई। इनके भीतर, इनके आसपास, इनसे बहुत दूर बम्बई, हैदराबाद, अमृतसर और श्रीनगर तक हिंसा और हिंसा की तैयारी और हिंसा की ताकत। बहस चल नहीं पाती, हत्याएं होती हैं। फिर जो बहस चलती है उसका भी अंत हत्याओं में होता है। भारत में जन्म लेने का मैं भी कोई मतलब पाना चाहता था। अब वह भारत भी नहीं रहा जिसमें जन्म लिया। क्या है इस पूरे चाँद के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में जो मेरी सांस लाहौर और कराची और सिंध तक उलझती है? क्या लाहौर बच रहा है? वह अब किस मुल्क में है? न भारत में, न पाकिस्तान में, न उर्दू में, न पंजाबी में। पूछो राष्ट्र निर्माताओं से, क्या लाहौर फिर बस पाया? जैसे यह अछूती आज की शाम की सफ़ेद रात एक सच्चाई है, लाहौर भी मेरी सच्चाई है। कहाँ है वह हरे आसमान वाला शहर बगदाद? ढूंढो उसे, अब वह अरब में कहाँ है? पूछो युद्ध सरदारों से, इस सफ़ेद हो रही रात में क्या वे बगदाद को फिर से बना सकते हैं? वे तो खजूर का एक पेड़ भी नहीं उगा सकते। वे तो रेत में उतना भी पैदल नहीं चल सकते जितना एक बच्चा ऊँट का चलता है, ढूह और गुबार से अंतरिक्ष की तरह खेलता हुआ। क्या वे एक ऊँट बना सकते हैं? एक गुंबद, एक तरबूज, एक ऊंची सुराही, एक सोता जो धीरे धीरे चश्मा बना, एक गली जो ऊंची दीवारों के साए में शहर घूमती थी, और गली में सिर पर फिरोजी रुमाल बांधे एक लड़की जो फिर कभी उस गली में नहीं दिखेगी। अब उसे याद करोगे तो वह याद आएगी। अब तुम्हारी याद ही उसका बगदाद है, तुम्हारी याद ही उसकी गली है, उसकी उम्र है, उसका फिरोजी रुमाल है। जब भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़े तो अहिंसा ही थी उनका सबसे मुश्किल सरोकार। अगर उन्हें कबूल होता युद्ध सरदारों का न्याय तो वे भी जीवित रह लेते, बर्दाश्त कर लेते, धीरे धीरे उजड़ते रोज़ मरते हुए लाहौर की तरह, बनारस, अमृतसर, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और श्रीनगर की तरह। नमस्कार, मैं दुष्यंत कुमार जी की कविता मापदंड बदलो पढ़ने जा रहा हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। मेरी प्रगति या अगति का यह मापदंड बदलो तुम। जुए के पत्ते सा मैं अभी अनिश्चित हूँ। मुझ पर हर ओर से चोटें पड़ रही हैं, कोपलें उग रही हैं, पत्तियाँ झड़ रही हैं। मैं नया बनने के लिए खरात पर चढ़ रहा हूँ, लड़ता हुआ, नई राह गढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। अगर इस लड़ाई में मेरी सांसें उखड़ गईं, मेरे बाजू टूट गए, मेरे चरणों में आंधियों के समूह ठहर गए,
मेरे अधरों पर तरंगाकुल संगीत जम गया या मेरे माथे पर शर्म की लकीरें खिंच गईं तो मुझे पराजित मत मानना। समझना तब और भी बड़े पैमाने पर मेरे हृदय में असंतोष उबल रहा होगा। मेरे उम्मीदों के सैनिकों की पराजित पंक्तियां एक बार और शक्ति आजमाने को, धूल में खो जाने या कुछ हो जाने को मचल रही होंगी। एक और अवसर की प्रतीक्षा में मन की कंदीलें जल रही होंगी। ये जो फफोले तलुओं में दिख रहे हैं ये मुझको उकसाते हैं। पिंडलियों की उभरी हुई नसें मुझ पर व्यंग करती हैं। मुंह पर पड़ी हुई यौवन की झुर्रियां कसम देती हैं कुछ हो अब तय है। मुझे आशंकाओं पर काबू पाना है। पत्थरों के सीने में प्रतिध्वनि जगाते हुए परिचित उन राहों में एक बार विजय गीत गाते हुए जाना है जिनमें मैं हार चुका हूँ। मेरी प्रगति या अगतिका यह मापदंड बदलो तुम, मैं अभी अनिश्चित हूँ। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है सबसे खतरनाक होता है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी से चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर कत्ल हर कांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्ची की तरह नहीं गड़ता है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह करता है। सबसे खतरनाक वो रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौखटों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुप जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। नंद चतुर्वेदी की कविता दीर्घायु हूँ, उनके कविता संग्रह ईमानदार दुनिया के लिए से ये कविता ली गई है। दीर्घायु हूँ। अकाल और भूख के मारे लोग दीर्घायु हूँ, सुख के एक एक सपने के लिए तरसते ललचाते भाई बहन दीर्घायु हूँ। आश्वासन के आनंददायी आश्वासन देने वाले वक्तागण दीर्घायु हूँ। सूखी बंजर जमीन पर ऋतुओं के रसीले गीत गाने वाले कवि पुत्र दीर्घायु हूँ। जूते रगड़ते दफ्तरों के बाबुओं के मैले और पीले दांत वाली हंसी सहने वाले बेकार युवक दीर्घायु हूँ। टूटे हैंडपंप पर चुल्लू भर पानी के लिए सिर फोड़ती कुल वधुएं दीर्घायु हूँ। केरोसिन के इंतजार में खाली डिब्बे लिए क्यू में खड़े
पेंशनर दीर्घायु हों। हर विपत्ति में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले निठल्ले भक्तजन दीर्घायु हों। काम सूत्र की रसीली बातों से किशोरियों का मन जीतने वाले वैरागी साधुजन दीर्घायु हों। दीर्घायु हों आंकड़ों के खंक वृक्षों पर लटकते बुद्धिजीवी। दीर्घायु हों आंकड़ों के खंक वृक्षों पर लटकते बुद्धिजीवी दीर्घायु हों। दीर्घायु हों दुर्घटना में मरी पत्नियों का मुआवजा मांगने वाले पति दीर्घायु हों। दीर्घायु हों हमारी कंगाली पर राजनीति करने वाले देशभक्त दीर्घायु हों। हर अवसर पर हमारी दीनता के लिए शुभ कामना करते बातूनी पोपले मुंह वाले राजनेता दीर्घायु हों। धन्यवाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। निराला जी की राम की शक्ति पूजा का एक अंश। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर, वेग प्रखर शतशैल संवरणशील, नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम हूह। विच्छुरित वहिन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। अनिमेष राम विश्वजीत दिव्य शरभंग भाव, विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्त्राव। रावण प्रहार दुर्वार विकर, वानर दलबल मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गयनल। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रलयाब्दिक्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। उद्गीरित वहिन भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, जानकी भीरु उर आशा भर रावण संवर। लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल। वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। सभी हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक छोटा सा वीडियो मैं एक कविता पाठ के रूप में आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। जगन्नाथ दास रत्नाकर हिंदी के बड़े महनीय कवि हुए हैं। उनके उद्धव गोपी संवाद से
ये 2 छंद मैं कविता पाठ के रूप में ले रहा हूं। प्रस्तुत है ये कविता पाठ। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे उधो ये वियोग के वचन बतराओ ना। कहे रत ना कर दया करी दरस दीनो दुखदारी बेको तो पे अधिक बढ़ाओ ना। ए टूक टूक है वे माने मुकुरे हमारो हाय, टूक टूक है वे माने मुकुरे हमारो हाय। चौकी हूँ कठोर नैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजारो मोही, ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। चुप रहो उदो पथ मथुरा को गहो, कहो न कहानी जो विविध कही जाए हो। कहे रत ना कर न बुझिए बुझाए हम, करते उपाय व्रथा भारी भरे माए हो। सरल स्वभाव मृदु जानी पर उपरते, उर पर घाव करी लौन सो लगाए हो। रावरी सुधाई में भरी है कुटी लाई कुटी, बात की मिठाई में लुनाई लाए लाए हो। बात की मिठाई में लुनाई लाए लाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आज मैं आपको हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका नाम है हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत के आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। धन्यवाद। आप सबके लिए हिंदी दिवस के अवसर पर वीरेंद्र डंगवाल की एक लंबी कविता नदी। नदी इतना सारा पानी अपनी पीठ पर बांधे, मछलियों पर सवारी गांठे, इस तरह चीखती चिल्लाती कहाँ जाती है तू ओ नदी। तेरी आबदार देह हुमच हुमच कर पत्थरों से भींचती है, उंगलियां घुमाती है, लौझों करती बातें मिलाती है, हाँफती है हफ हफ अपने मिस्सीदार मसूड़े दिखाती हुई। छी बेशर्म, कनखी मारती भाग जाती है। कहाँ जाती है तू ओ नदी। यूँ तो बड़ी भोली और शरीफ चीज़ है नदी, लहरों पर अल्हड़ता से पंजों के बल खड़ी हुई, अपनी नंगी भुजाएं आकाश की ओर फैलाए थिरकती, हंसिनी की तरह अनायास बहती, वह बड़ी आकर्षक लगती है। बहुत ठंडा करती है आँखों को। काई और गिट्टियों की सतह पर बहती उसकी उथली धारा फूटे सर वाले आकुल सूर्य को अपने भीतर लेती हुई हल्के थके स्वरों में गाती वह बहुत अच्छी और दयावान लगती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। जब उसका गाना सुनने के लिए उसके बहुत नज़दीक आ जाते हैं कौतूहल से भरे हुए बच्चे, इच्छाओं से भरे हुए खेत, धुएं से भरे झोपड़े, प्यास से भरे पशु, जब बहुत जिज्ञासा से देखते हैं उसके बहाव को, जब वे उससे कहते हैं कि हमें भी दे दे जरा अपना पानी, तो वह काइएपन से उचकाती है अपनी कमर को, भेड़िए की तरह गुर्राती है और दपक कर नोच लेती है ज़मीन से गोश्त के लोथड़े। भर्राती जैसे जीप पर बैठी हुई वह निकलती है अपनी तूफ़ानी मुहिम पर। अंधेरी रात में पुलिस दरोगा की तरह गरजती बिफरती गंदी गालियां बकती हुई आगे पीछे दौड़ती है। कमज़ोर किनारे की उधड़ी पिछाड़ी पर धरती है दनादन लात, बता साले बता, नहीं तो। निकम्मे सिपाहियों की तरह हाथ बांधे सिर झुकाए कतार में कांपते हुए पेड़ चुपचाप खड़े रहते हैं और अपनी बर्खास्तगी के बारे में सोचते हैं। फिर वह बस्ती में धंसती है नदी, डाकुओं के गिरोह की तरह गोलियां दागती हुई, पकी झुकी खुशबूदार फसलों को धरती पर नंगा बिछाती, आग की तरह लपलपाती वह खिड़कियों और छतों के रास्ते मकानों में घुस जाती है और उदारता से सारी दरिद्रता को अपने साथ बहा ले जाती है। वह कहती है कमीनेपन से, लो मैं छोड़ जाती हूँ तुम्हारी मिट्टी में उपजाऊपन, तुम्हारे फटे हुए छाते, टूटी हुई खाटें, गली हुई बेसिक रीडर,
पटके हुए खाली कनस्तर और मरगिल्ली गाय के बदले लो तुम्हारी 10 सेर लकड़ी के बदले मैंने घुसा दिया है तुम्हारे दरवाजे के भीतर बरगद का पेड़। उस समय अपने धसकते हुए छप्परों के ऊपर बैठे लोग अपने कानों आँखों से नहीं समूचे जिस्म के रों से देखते सुनते हैं और अपने नाखूनों पर अंकित करते हैं लगातार बढ़ते हुए शोर को। उस समय जब उनके डरे हुए बच्चे पहचान रहे होते हैं अपने पिताओं की असहायता, नहीं खींच पाते अपनी माँओं के रीते स्तनों और अपने पिताओं को उंगलियों से साहस, और उनके निःशब्द कातर जानवरों के पानी में डूबे घुटने खटखटाते रहते हैं, उस समय अपनी असहायता के पकड़ लिए जाने से ग्लान और आहत वे याद करते हैं कि इसी नदी के खातिर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शव लकड़ी के मोटे गिंडों से दबाकर वे मृत्यु को उत्सव में बदलते रहे हैं। इसी के किनारे बचपन से ही रगड़ते रहे हैं वे रेत और कीचड़ पर अपनी एड़ियाँ मैल काटने के भरम में। इसी के आदमखोर मुंह में डूबते रहे हैं चौड़े कंधों और पुष्ट देह वाले उनके जवान बेटे। इसी ने उन्हें हमेशा मजबूर किया है लगान माफ़ी कंबलों और इसी अनाज के 2 सेर को घिघियाने के लिए जिसे वे अपनी देह पर उगाते रहे हैं, और फिर भी भयभीत होकर वे हर बार इसी की शरण में आते रहे हैं अपने संभावित पापों के शमन के लिए। फिर वहीं लौट जाती है नदी एक छिनार सकुचाहट के साथ अपने संवैधानिक किनारों में और मधुर मधुर बहने लगती है, जैसे लाठी चार्ज पर झूठ मूठ शर्मिंदा और गोली कांड की एक सही मजबूरी साबित करने की कोशिश करती हुई। पानी कहता है मैंने क्या किया, किनारा कहता है ना मैंने। खसखसाती है बालू खुस खुस खुस, तलहटी ज़मीन से कान सटाए हुए कुछ सुनती रहती है, और वह यूं ही इत्मीनान से बहती चली जाती है नदी, क्योंकि वह न सिर्फ पानी है, न तलहटी, न किनारा, वह तो बहाव की शक्ति की तरह अमूर्त है। वह बहाव जो हर समय जारी रहता है, तब भी जब नदी अपने छोटेपन और लज्जा के साथ समुद्र में विलीन होने का नाटक करती रहती है। कविता का शीर्षक है कथा और कवि हैं अरुण कमल। जब उस युग की कथा कही जाएगी तब कहा जाएगा घर तब सबसे असुरक्षित थे और कब्रगाह सबसे सुरक्षित। घर तब सबसे असुरक्षित थे और कब्रगाह सबसे सुरक्षित। एक समय ऐसा भी आया जब खाली हो गया पूरा गांव जलते चूल्हों को छोड़। जब खाली हो गया पूरा गांव जलते चूल्हों को छोड़, तब कहा जाएगा हमने भी देखा कि एक बच्चा मृतक माँ का दूध पी रहा था। और एक समय ऐसा भी आया जब जीने से अच्छा लगा मरना, जब उस युग की कथा कही जाएगी। फैज़ की नज़्म चश्मे नम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं, तहमते इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं। आज बाजार में बाब चौला चलो, दस्त अफशां चलो, मस्तो रक्सां चलो, खाक बरसर चलो, खूब दामा चलो। राह तकता है सब शहरे जाना चलो, हाकिम शहर भी मजमाए आम भी, तीरे इल्ज़ाम भी संगे दशनाम भी, सुबह नाशाद भी रोज़े नाकाम भी। इनका दमसाज अपने सिवा कौन है, शहरे जाना में अब बासफ़ा कौन है। दस्ते खातिल के शायां रहा कौन है, रखते दिल बांध लो दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो। दोस्तों नमस्कार। अवतार सिंह पास की एक कविता अब विदा लेता हूँ, इसका मैं वाचन आपके लिए कर रहा हूँ, या यूं कह लीजिए मेरी रुचि के लिए। अब विदा लेता हूँ मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ। मैंने एक कविता लिखनी चाही थी, सारी उम्र जिसे तुम पढ़ती रह सकती। उस कविता में महकते हुए धनिये का जिक्र होना था,
ईख की सरसराहट का जिक्र होना था। उस कविता में वृक्षों से टपकती ओस और बाल्टी में दुहे दूध पर गाती झाग का जिक्र होना था। और जो भी कुछ मैंने तुम्हारे जिस्म में देखा उस सब का जिक्र होना था। उस कविता में मेरे हाथों की सख्ती को मुस्कुराना था, मेरे जांघों की मछलियों को तैरना था और मेरी छाती के बालों की नरम शोल में से स्निग्धता की लपटें उठनी थी। उस कविता में तेरे लिए, मेरे लिए और जिंदगी के सभी रिश्तों के लिए बहुत कुछ होना था मेरी दोस्त। लेकिन बहुत ही बेस्वाद है दुनिया के उस उलझे हुए नक्शे से निपटना। और यदि मैं लिख भी लेता शगुनों से भरी यह कविता, तो वह वैसे ही दम तोड़ देती तुम्हें और मुझे छाती पर बिलखते हुए छोड़कर। मेरी दोस्त, कविता बहुत ही निसत्व हो गई है, जबकि हथियारों के नाखून बुरी तरह बढ़ आए हैं और अब हर तरह की कविता से पहले हथियारों के खिलाफ युद्ध करना जरूरी हो गया है। युद्ध में हर चीज को बहुत आसानी से समझ लिया जाता है, अपना या दुश्मन का नाम लिखने की तरह। और इस स्थिति में मेरी तरफ चुंबन के लिए बड़े होठों की गोलाई को धरती के आकार की उपमा देना या तेरी कमर के लहरने की समुद्र की सांस लेने से तुलना करना बड़ा मजाक सा लगता था। सो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरे आंगन में मेरा बच्चा खिला सकने की तुम्हारी ख्वाहिश को और युद्ध के समूचेपन को एक ही कतार में खड़ा करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ। तुम्हें मेरे आंगन में मेरा बच्चा खिला सकने की तुम्हारी ख्वाहिश को और युद्ध के समूचेपन को एक ही कतार में खड़ा करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ। और अब मैं विदा लेता हूँ। मेरी दोस्त, हम याद रखेंगे कि दिन में लोहार की भट्टी की तरह तपने वाले अपने गांव के टीले रात को फूलों की तरह महक उठते हैं और चांदनी में पगे हुए ईख के सूखे पत्तों के ढेरों पर लेटकर स्वर्ग को गाली देना बहुत संगीतमय होता है। हाँ, यह हमें याद रखना होगा, क्योंकि जब दिलों की जेबों में कुछ नहीं होता, याद करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इस विदाई के पल शुक्रिया करना चाहता हूँ उन सभी हसीन चीजों का जो हमारे मिलन पर तंबू की तरह तनती रही, और उन आम जगहों का जो हमारे मिलने से हसीन हो गई। मैं शुक्रिया करता हूँ अपने सिर पर ठहर जाने वाली तेरी तरह हल्की और गीतों भरी हवा का, जो मेरा दिल लगाए रखती थी तेरे इंतजार में। रास्ते पर उगी हुई रेशमी घास का, जो तुम्हारी लरजती चाल के सामने हमेशा बिछ जाता था। टिंडों से उतरी कपास का, जिसने कभी भी कोई उज्र नहीं किया और हमेशा मुस्कुराकर हमारे लिए सेज बन गई। गन्नों पर तैनात पिद्दियों का, जिन्होंने आने जाने वालों की भनक रखी। जवान हुए गेहूं की बालियों का, जो हम बैठे हुए न सही लेटे हुए को ढकती रही। मैं शुक्रगुजार हूँ सरसों के नन्हे फूलों का, जिन्होंने कई बार मुझे अवसर दिया तेरे केसों से पराग केसर झाड़ने का। मैं आदमी हूँ, बहुत कुछ छोटा छोटा जोड़कर बना हूँ। और उन सभी चीजों के लिए जिन्होंने मुझे बिखर जाने से बचाए रखा, मेरे पास आभार है। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। प्यार करना बहुत ही सहज है, जैसे कि जुल्म को झेलते हुए खुद को लड़ाई के लिए तैयार करना। प्यार करना बहुत ही सहज है, जैसे कि जुल्म को झेलते हुए खुद को लड़ाई के लिए तैयार करना, या जैसे गुप्तवास में लगी गोली से किसी गुफा में पड़े रहकर जख्म के भरने के दिन की कोई कल्पना करे। प्यार करना और लड़ सकना, जीने पर ईमान ले आना मेरी दोस्त, यही होता है। धूप की तरह धरती पर खिल जाना और फिर आलिंगन में सिमट जाना, बारूद की तरह भड़क उठना और चारों दिशाओं में गूंज जाना, जीने का यही सलीका होता है। प्यार करना और जीना उन्हें कभी नहीं आएगा जिन्हें जिंदगी ने बनिया बना दिया। जिस्म का रिश्ता समझ सकना, खुशी और नफरत में कभी भी लकीर न खींचना, जिंदगी के फैले हुए आकार पर फिदा होना, सहम को चीर कर मिलना और विदा होना बड़ी शूरवीरता का काम है मेरी दोस्त। मैं अब विदा लेता हूँ। तुम भूल जाना
तुम्हें किस तरह पलकों में पाल कर जवान किया, कि मेरी नज़रों ने क्या कुछ नहीं किया तेरे नक्शों की धार बांधने में, कि मेरे चुंबनों में कितना खूबसूरत कर दिया तेरा चेहरा, कि मेरे आलिंगनों ने तेरा मोम जैसा बदन कैसे सांचे में ढाला। तो यह सभी भूल जाना मेरी दोस्त, सिवाय इसके कि मुझे जीने की बहुत इच्छा थी, कि मैं गले तक जिंदगी में डूबना चाहता था। मेरे भी हिस्से का जी लेना मेरे दोस्त, मेरे भी हिस्से का जी लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। पीटी उषा वीरेंद्र डंगवाल ने लिखी है। काली तरुण हिरनी अपनी लंबी चपल टांगों पर उड़ती है, मेरे गरीब देश की बेटी। आंखों की चमक में जीवित है अभी भूख को पहचानने वाली विनम्रता, इसीलिए चेहरे पर नहीं है सुनील गावस्कर की सी छटा। मत बैठना पीटी उषा, इनाम में मिली उस मारुति कार पर मन में भी इतराते हुए, बल्कि हवाई जहाज में जाओ तो पैर भी रख लेना गद्दी पर। खाते हुए मुंह से चपचप की आवाज होती है, कोई गम नहीं, वे जो मानते हैं बेआवाज जबड़े को सभ्यता, दुनिया के सबसे खतरनाक खाऊ लोग हैं। शुक्रिया। मैं शिवम बिश्नोई सफदर हाशमी जी की एक कविता का पाठ करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है किताबें। किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। धन्यवाद। आज मैं आपको हिंदी दिवस पे एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। है हम हिंद के निवासी, कहलाते हैं हिंदी भाषी, कहलाते हैं हिंदी भाषी। बहुत ही मधुर है इसकी वाणी, जिसे हिंदी कहते हैं हम सब प्राणी। मना रहे हैं दिवस हिंदी का, हिंदी है हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा। जागृत कर रहे हैं हिंदी को हम सबकी बस यही अभिलाषा। हाथ जोड़कर निवेदन है उनसे जो रहते हैं हिंद देश में, एकता का पाठ पढ़ा है बस बोलकर हिंदी प्रेम से। जय हिंदी, जय भारत। अवतार सिंह पाश के जन्मदिन पर उनकी एक कविता पढ़ रहा हूँ। हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी ज़िंदगी के टुकड़े। हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल्की लीकें अब भी बनती हैं चीखती हुई धरती पर। यह काम हमारा नहीं बनता, सवाल नाचता है, सवाल के कंधे पर चढ़कर हम लड़ेंगे साथी। कत्ल हुए जज्बात की कसम खाकर, बुझी हुई नज़रों की कसम खाकर, हाथों पर पड़ी गांठों की कसम खाकर हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे तब तक कि बीरू बकरिया जब तक बकरियों का पेशाब पीता है, खिले हुए सरसों के फूलों को बीजने वाले जब तक खुद नहीं सूंघते, कि सूजी आँखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक जंग से लौट नहीं आता, जब तक पुलिस के सिपाही अपने ही भाइयों का गला दबाने के लिए विवश हैं, कि बाबू दफ्तरों के जब तक रक्त से अक्षर लिखते हैं,
हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की ज़रूरत बाकी है। जब बंदूक न हुई तब तलवार होगी, जब तलवार न हुई लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग न हुआ लड़ने की ज़रूरत होगी, और हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ भी नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे अपनी सज़ा कबूलने के लिए, लड़ते हुए मर जाने वालों की याद जिंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे साथी। तो ये थी कविताएं। राजकीय महाविद्यालय रानीवाड़ा के सभी सदस्यों की तरफ से मैं उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे लिए ये सुंदर कविताएं तैयार करके भेजी। और विद्यार्थियों, क्या मैं अपेक्षा करूं कि अब अगली बार आप सब हमारे दोस्तों के लिए कुछ अच्छी कविताओं का चयन करके उन्हें प्रस्तुत करेंगे। इंतज़ार रहेगा आपके द्वारा बनाए गए वीडियोज़ का। सभी का एक बार फिर से शुक्रिया।